नमस्कार दोस्तों, आज अपने +2 इतिहास के अंदर लेसन नंबर 4 की बात करेंगे। चौथा लेसन है आपका मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य व प्रभाव। उद्देश्य व प्रभाव। अब देखिए इस लेसन के अंदर आपके क्या चीज़ है कि अरब और मुस्लिम जो आक्रमण हुए, अरब में रहने वाले जो अरबी लोग थे वो और मुस्लिम यानी कि जो तुर्की लोग थे उनके जो आक्रमण हुए उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या भारत के कौन कौन से शासक थे जिन्होंने मुस्लिम शासकों का विरोध किया और भारत की रक्षा की, इसके बारे में ये लेसन है वो दिया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अरब आक्रमण की। अरब आक्रमण का कारण क्या है? मजहबी प्रचार की तीव्र अभिलाषा। देखिए मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम के प्रवर्तक थे, 632 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो एक नया पद सर्जित कर दिया जाता है, खलीफा। खलीफा और खलीफा जो था ना वो धार्मिक और राजनीतिक रूप से, दोनों ही रूपों से वो मुस्लिम जगत का नेतृत्व करता था, यानी कि मुस्लिम वर्ग का नेतृत्व करता था। तो जैसे ही ये देखो दूसरा बिंदु है, खलीफा साम्राज्य विस्तार चाहता था। तो खलीफा मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक नया पद सर्जित किया गया जो खलीफा था। अब खलीफा ने क्या किया, एक तो इस्लाम का प्रसार करने की तीव्र अभिलाषा से भी अन्य देशों के अंदर इस्लाम फैले, क्योंकि इससे पहले यूरोप और अफ्रीका के देशों पर मुस्लिम जो लोग थे वो आक्रमण कर चुके थे, लेकिन भारत में उनका बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध हुआ। यही अपने इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। खलीफा साम्राज्य विस्तार चाहता था इसलिए भारत के ऊपर आक्रमण करना। और तीसरी बात, भारत की आर्थिक समृद्धि। मुस्लिम आक्रमणकारियों के दो ही मुख्य उद्देश्य थे, दो ही मुख्य उद्देश्य थे, ध्यान रखना इस चीज को। दो मुख्य उद्देश्य थे, कौन कौन से? एक उद्देश्य ये था इस्लाम का प्रसार प्रचार करना और दूसरा उद्देश्य था धन प्राप्त करना। तो एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम का प्रसार करना, दूसरी बात भारत बहुत ही समृद्धशाली था तो वहां से धन प्राप्त करना। इसी श्रृंखला के अंतर्गत जिस समय खलीफा उमरा था, उमरा नामक जब खलीफा गद्दी पर विराजमान था तो उसके समय में 636 ईस्वी के अंदर बंबई के पास थाने हैं, वहां बंबई में थाना नामक स्थान पर पहला असफल आक्रमण हुआ। 636 में पहला असफल आक्रमण है वो किया गया इधर अरब सागर से बंबई में आकर और यहाँ थाने नामक स्थान के ऊपर। ठीक है, तो यह जो आक्रमण था ये आक्रमण असफल रहता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। उसके बाद में जो ईरान का गवर्नर था हजाज क्या करता है, खलीफा से अनुमति लेता है। इराक का ये गवर्नर था, ये खलीफा से अनुमति लेता है कि मेरे को आप भारत पे आक्रमण करने की अनुमति है वो दे। एक बात ध्यान रखना, पूरे विश्व के अंदर जहां भी मुस्लिम शासक रहा उसने शासक बनते ही उसको खलीफा से अनुमति लेना अनिवार्य था, एक दो अपवादों को छोड़कर। ठीक है, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितना भी छोटा साम्राज्य हो, उसी की आज्ञा से राजनीतिक और धार्मिक जो कार्य हैं वो होते थे। तो खलीफा से इसने इजाजत ली और पहले अपने 2 सेनापति भेजे, 2 अभियान भेजे। कुल इसने 3 अभियान किए, 1, 2 और 3। तो पहले में उबैदुल्ला को भेजा और बुदेल को भेजा। इन दोनों को सिंध, जो कि उस समय भारत का भाग था, सिंध के शासक थे दाहिर सेन। दाहिर सेन से बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर ये दोनों असफल रहते हैं और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में जो हिजाज है वो अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत आक्रमण या सिंध आक्रमण के लिए भेजता है। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम आकर सिंध
पर आक्रमण कर देता है। सिंध पर आक्रमण करके ये देवल नामक नगर था, उसको घेर लेता है। वहाँ जो पुरोहित थे मंदिर के वो इसके साथ मिल जाते हैं और उस नगर पर इसका अधिकार हो जाता है। इसके बाद में ये और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद में दाहिर के साथ इसका युद्ध होता है, रावर का युद्ध 20 जून 712 को रावर का युद्ध होता है। और रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम है, इसकी जीत है वो होती है, ये विजयी हो जाता है। इसीलिए इसको पहला अरब आक्रमणकारी माना जाता है, क्योंकि सफलता इसी को मिली। ये प्रश्न RAS, IAS, UPS सभी परीक्षाओं में आ चुका है कि प्रथम सफल या प्रथम अरब आक्रमण है वो कब हुआ, तो 712 में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट है, वो हो चुका है। फिर जब इस युद्ध में दाहिर है वो मारा जाता है। दाहिर के मरने के बाद में दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, वो किले की रक्षा करती है। रानी बाई है वो किले की रक्षा करती है, लेकिन इसको रोक नहीं पाती है क्योंकि इसकी सेना बहुत बड़ी थी, तो रोक नहीं पाती है। तो इसका राजधानी आरोर या आलोर, दो नाम है, एक ही स्थान के दो नाम हैं, आरोर या आलोर। इस पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। इसके बाद में दाहिर की एक और पत्नी लाडी और 2 पुत्रियों को ये अपने साथ ले जाता है। और फिर वो 2 पुत्रियां जो होती है दाहिर की, वो षड्यंत्र करके खलीफा के द्वारा इसको मृत्युदंड है वो दिला देती है। तो अरब आक्रमण में आपने बड़ी बड़ी इतनी बातें याद रखनी है। कारण क्या था? इस्लाम धर्म का प्रसार करना, साम्राज्य का विस्तार करना और भारत का धन लूटना। ठीक है। पहला असफल आक्रमण उमरा के समय हुआ, थाना बंबई के पास, लेकिन पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है। 712 के अंदर युद्ध कौन सा होता है? रावर का युद्ध होता है। और दाहिर सैन जो कि सिंध का शासक था उसके साथ युद्ध होता है। सेना कौन भेजता है? इराक का शासक हज्जाज भेजता है। पहले 2 अभियान असफल रहते हैं। उसके बाद में इसकी पत्नी भी लड़ती है और इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, 712 में प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण है वो होता है। अरब आक्रमण में आपने इतनी चीज याद रखनी है, +2 के भी लिए, प्लस आगे अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी। इसके बाद में देखिएगा 8वीं शताब्दी के अंदर मुस्लिम जो आक्रमण है, अरब जो आक्रमण है वो हुए। उसके बाद में 2 शताब्दियों तक एक ठहराव सा आ गया। उसके बाद में भारत के अंदर तुर्की आक्रमण होते हैं। तुर्की मुस्लिम जो आक्रमण है वो होते हैं। तो प्रथम तुर्की आक्रमणकारी, पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? सबूतगिन गजनी का शासक, सबूतगिन गजनी का शासक था। ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था, जबकि मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था। पहला अरब आक्रमणकारी था। ये 977 के अंदर धोखे से जयपाल जो कि शाही वंश का शासक था उसको धोखे से पराजित कर देता है और पेशावर और इधर वाले जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है उसके ऊपर अधिकार है वो कर लेता है। इसके बाद में गजनी का शासक महमूद गजनवी बनता है जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1025 में था, जो कि वो सोमनाथ मंदिर पे करता है। वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है, वहां से धन प्राप्त करता है, उसकी मूर्तियों को तोड़वाता है और उनको मक्का और मदीना भेज देता है। वहां वो जो मूर्तियां टूटी हुई थी उनके पत्थरों को वो सीढ़ियों के ऊपर लगवा देता है। या एक वर्णन और भी आता है इतिहास के, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड का ये कहना है कि महमूद गजनबी के साथ लोक देवता गोगा जी का भी युद्ध है वो हुआ था। इसके बाद में शमशुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसको अपने मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, वो भारत पर आक्रमण करता है। जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक 1178 में गुजरात आबू का युद्ध गुजरात के साथ होता है, चालुक्यों के साथ होता है, और 2 युद्ध उसके पृथ्वीराज चौहान के साथ होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध
1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन के द्वितीय युद्ध में अजमेर शासक पृथ्वीराज चौहान हैं वो पराजित हो जाते हैं और भारत में मुस्लिम सत्ता है उसकी स्थापना हो जाती है और वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना है वो मानी जाती है। तो आपने ये कुछ एक ही बातें हैं, 8-10 बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। अरब आक्रमण के कारण, उसके बाद में जो रावर का युद्ध या मोहम्मद बिन कासिम पहले अरब आक्रमणकारी थे, पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो सुबुतगीन थे जो कि गजनी के शासक थे। उसके बाद में महमूद गजनबी जो है उसके 17 बार भारत में आक्रमण होते हैं, वो भारत को पूर्ण रूप से लूटता है। फिर मोहम्मद गोरी के आक्रमण होते हैं और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य तराइन के 2 बड़े ही भयंकर युद्ध होते हैं। तो भारतीय राजा इन शासकों का प्रतिरोध किस प्रकार से करते हैं, ये सारी बात अपने आगे के जितने भी इस लेसन के 3-4 वीडियो और बनेंगे उन सब में वही है कि कौन कौन से शासक किस प्रकार से प्रतिरोध करते हैं। अब देखिएगा, यदि अपने 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी उस समय के अपने भारत की बात करें तो कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से भारत था। यानी कि ये वर्तमान का पाकिस्तान, जो सिंध वाला क्षेत्र है ये भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था। ठीक है, तो जैसे अपने ने अभी देखा कि अरब आक्रमणकारी सिंध के ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने और सिंध तक अधिकार कर लिया। कुछ समय के बाद सिंध स्वतंत्र हो गया, अरब वापस चले गए और मुस्लिम है उन्होंने आना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, सिंध के बाद का यानी कि वर्तमान का जो भारत है जिसकी अपने बात करते हैं, जो अब भारत वर्तमान का बना हुआ है, यदि अपने उस भारत की बात करें तो उस समय यहां एक शक्तिशाली दुर्ग था बटनेर, यानी कि हनुमानगढ़। ठीक है, वर्तमान नाम हनुमानगढ़। ये गुजरात का क्षेत्र था, गुजरात। और गुजरात के बाद में यदि अपने वर्तमान इस प्रकार से राजस्थान की यदि अपने समीक्षा करें तो ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये वाला जो क्षेत्र था इसको गुजरात्रा क्षेत्र बोलते थे। यानी कि कौन सा क्षेत्र, यहाँ पर कौन कौन सी, इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इस क्षेत्र में आ जाएगा मंडोर, जालोर, ये 2 क्षेत्र आ जाएंगे। तो यहां पर मंडोर और जालोर में जो शासन था वो गुर्जर प्रतिहारों का था, गुर्जर प्रतिहारों का था। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपने देखा अरब सागर से आके बंबई पर असफल आक्रमण, ये वाला क्षेत्र उस समय इतना बसा हुआ नहीं था। अब देखिए, जो आक्रमण करेगा वो यहां से करेगा तो सिंध में उसका प्रतिरोध होगा, और जो अब वर्तमान का जो मूल भारत है उसमें कभी भी ये रास्ता बड़ा ही दुर्गम था, क्योंकि बड़ा थार का जो था वो बहुत बड़ा मरुस्थल आज भी विद्यमान है, तो इस मरुस्थल को पार करके इस क्षेत्र को जीतना असंभव था। फिर भी जो बटनेर का दुर्ग है उसको कहते हैं उत्तर भड़ किवाड़, उत्तर भड़ किवाड़, यानी कि उत्तर का दरवाजा। किवाड़ का मतलब दरवाजा होता है, उत्तर का दरवाजा, यानी कि इस दिशा से कोई भी आक्रमणकारी नहीं आ सकता, इस दुर्ग को पार नहीं कर सकता। ये भारत के बहुत ही शक्तिशाली दुर्गों में माना जाता है। अब दूसरा रास्ता क्या हो गया, यहां गुजरात से आए तो गुजरात में उस समय चालुक्य थे, इन्होंने प्रतिरोध किया। जब चालुक्य पराजित हो गए तो चालुक्यों के पराजित होने के बाद में यहां मंडोर और जालोर में गुज्जर प्रतिहार थे, और गुज्जर प्रतिहारों को कहा जाता है भारत या राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी, प्रहरी या द्वारपाल, द्वारपाल, प्रहरी या द्वारपाल। क्योंकि 600 से लेकर और 1000 ईस्वी तक, जब तक
लगभग 400 सालों तक इन्होंने यहाँ से मुस्लिम आक्रमणियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। जब 1000 में गुज्जर प्रतिहार वंश की समाप्ति हो जाती है तो इनकी समाप्ति के बाद में मुस्लिम यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ से आगे बढ़कर अजमेर, और अजमेर के अंदर चौहानों के साथ उनका मुकाबला हुआ। अजमेर में कौन थे? चौहान। तो इसमें जो मुख्य प्रारंभिक तौर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो प्रतिरोध किया वो गुज्जर प्रतिहारों ने और चौहानों ने किया। गुज्जर प्रतिहारों ने और चौहानों ने किया। और उन्हीं शासकों के बारे में आपके यहाँ इस लेसन के अंदर विस्तार से दिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद में कि गुज्जर प्रतिहार वंश की अपने बात करते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश की अपने बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको हर्षवर्धन वाले लेसन के अंदर ये बात बता चुका हूं कि जिस समय राजस्थान के अंदर यहाँ गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ पूर्व के अंदर पाल थे और यहाँ दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, और इन तीनों का 200 सालों तक युद्ध होता है। और किसके लिए होता है? कन्नौज के लिए होता है। किसके लिए होता है? कन्नौज के लिए। क्योंकि जैसे ही 647 में हर्ष की मृत्यु होती है, हर्ष की मृत्यु के बाद में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पश्चिमी से गुज्जर प्रतिहार, पूर्वी दिशा से पाल और दक्षिण दिशा से राष्ट्रकूट शासक है, वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगभग 200 सालों का युद्ध करते हैं। बीच में अरब आक्रमण भी होते हैं, लेकिन अरब आक्रमण नगण्य रह जाते हैं क्योंकि अरबों को गुज्जर प्रतिहारों ने कभी आगे आने ही नहीं दिया, कभी आगे नहीं आने दिया गुज्जरों ने। तो मुख्य जो लड़ाई रहती है वो इन तीनों के बीच में रहती है। अब देखिएगा गुज्जर जो प्रतिहार है, तो पहले मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूं, गुजरातरा क्षेत्र में रहने के कारण उनको गुज्जर कहा गया। प्रतिहार यानी कि द्वारपाल, पश्चिमी सीमा का प्रहरी होने के कारण भी इनको द्वारपाल कहा गया, या भगवान राम के भाई लक्ष्मण की संतान माने जाते हैं, इसके कारण भी इनको प्रतिहार कहा गया। अब देखिए जो गुज्जर है उनकी अपने को जानकारी कहां से मिलती है? गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहारों की अपने को जानकारी कहां से मिलती है? एक तो है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ठीक है। दूसरा है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। ये दो इंपॉर्टेंट है भी, ये दो आपको जानकारी देते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर्षचरित्र ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है, चीनी यात्री भी जानकारी देते हैं, जानकारियां बहुत सारी मिलती हैं, राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है, मुनोत नैण से भी जानकारी देते हैं, लेकिन आपने इन दो को विशेष रूप से याद रखना है। देखिए एक तो ऐहोल जो अभिलेख है ना, ये तो इसमें गुज्जरों की प्रथम जानकारी मिलती है अपने को। ऐहोल अभिलेख से अपने को गुज्जरों की प्रथम जानकारी है वो मिलती है, गुज्जर जाति की जानकारी मिलती है, नागभट्ट फर्स्ट की जानकारी मिलती है, नागभट्ट फर्स्ट की विशेष रूप से जानकारी मिलती है। पुलकेशियन द्वितीय का, चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज फर्स्ट का है ये, मिहिर भोज फर्स्ट जो कि गुज्जर प्रतिहार शासक थे, उन्हीं का ये ग्वालियर अभिलेख है। इसमें अपने को गुज्जर प्रतिहारों की सर्वाधिक जानकारी मिलती है, सर्वाधिक जानकारी। गुज्जर प्रतिहारों की सर्वाधिक जानकारी ग्वालियर अभिलेख से, चौहानों की सर्वाधिक जानकारी बिजोलिया अभिलेख से। ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए कि जो गुज्जर प्रतिहार थे या जो पाल थे या जो राष्ट्रकूट थे, इनके मध्य जो संघर्ष रहता है उसको अपने याद कैसे करेंगे? विशेष रूप से ध्यान रखना, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनेगा और थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। देखिए
तीनों राजवंश लिख लीजिए, गुर्जर प्रतिहार, इसके बाद में पाल, और इसके बाद में राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट तीनों राजवंश हो गए, और इन तीनों राजवंशों के जो युद्ध होते हैं वो किसके लिए होते हैं? कन्नौज के लिए होते हैं। कन्नौज, कन्नौज के लिए। तो अधिकतर जो कंपटीशन पेपर है उनमें प्रश्न किस प्रकार का आता है? उनमें प्रश्न इस प्रकार का आता है भी इस किस शासक का युद्ध किस शासक से हुआ, या इस शासक का युद्ध इस शासक से हुआ, कौन जीता और कौन हारा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों में आपने 3 नाम याद रखने हैं, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज। मिहिर भोज फर्स्ट। यहां भी आपने 3 नाम याद रखने हैं, धर्मपाल, दोबारा से पुनः धर्मपाल। धर्मपाल का शासन है वो लंबा रहता है, और तीसरी बार नारायणपाल। नारायणपाल। यहां भी आपने 3 शासक याद रखने हैं, ध्रुव, गोविंद तृतीय और कृष्ण द्वितीय। ये जिस क्रम में मैंने लिखे हैं उसी क्रम में आपको याद होने चाहिए, भी क्रम आगे पीछे नहीं कर देना है। गुर्जर प्रतिहार, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज, ठीक है। पाल में धर्मपाल, धर्मपाल नारायणपाल। राष्ट्रकूटों में ध्रुव, गोविंद तृतीय और कृष्ण द्वितीय। अब आपने कुछ नहीं करना, जो प्रश्न आते हैं ना, किसका युद्ध किसके साथ हुआ। सबसे पहले वत्सराज कन्नौज पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। वत्सराज ही वो व्यक्ति था जो कन्नौज पर अधिकार करके क्या कर देता है? त्रिपक्षीय, या इसको क्या कहेंगे? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत। जैसे ये कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, कन्नौज पर अधिकार करते ही त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो जाता है। कौन सा त्रिकोण? कौन से हो गए? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। सेकंड ग्रेड में लगभग हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश नहीं था। चौथा ऑप्शन भी बता दूं आपको, क्या होगा? चौहान होगा, जो चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि चौहान अपने गुर्जर प्रतिहारों के साथ साथ पढ़ते हैं, तो अपने वो चीज याद रह जाती है। पाल अपने बहुत कम पढ़ते हैं, और राष्ट्रकूट अपने राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। लगभग सेकंड ग्रेड में हर बार प्रश्न आता है भी निम्न में से त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा नहीं था। तो ये 3 तो थे, इनके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वो राजवंश नहीं था। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस राजवंश ने की? तो गुर्जर प्रतिहार ने की। और तीसरा प्रश्न ये बनता है इंपॉर्टेंट कि त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष जो कि कन्नौज के लिए हुआ, उसकी शुरुआत किस शासक ने की? तो वो शासक वत्सराज है। कौन सा राजवंश नहीं था त्रिकोणीय संघर्ष में? इन तीनों के अलावा जो भी चौथा ऑप्शन होगा, किस राजवंश ने इसकी शुरुआत की? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। और किस राजा ने या किस शासक ने शुरुआत की? तो वो वत्सराज। ओके, अब आपने कुछ भी नहीं करना, देखिए बिल्कुल इजी है। जैसे ही वत्सराज कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, वैसे ही यहाँ का जो शासक होता है इंद्रायुध, छोटा सा शासक होता है इंद्रायुध। गौड़ वंश था, यहाँ पे गौड़ वंश का शासन था। वो धर्मपाल की शरण में चला जाता है, और धर्मपाल यहाँ से अपनी विशाल सेना लेकर आता है, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। अब आपने यहाँ पे 2 बातें और याद रखनी है, छोटी छोटी। क्या? ये हमेशा ही आ रहे थे,
हमेशा ही हारे, यानी कि ये इन पूरे युद्धों में कभी नहीं जीते। जो शुरुआती जीत है ना वो इनकी हुई और शुरुआती जीत इनकी होती है, ठीक है, और अंतिम या निर्णायक जीत जो है वो मिहिर भोज की होती है। अंतिम विजय, अंतिम विजय क्या ध्यान रखोगे, ये कभी नहीं जीते यानी कि हमेशा हारे। प्रारंभिक जीत है वो राष्ट्रकूटों की होती है और निर्णायक या अंतिम जीत किसकी होती है, गुर्जर प्रतिहार या मिहिर भोज की होती है। अब देखिए वत्सराज और धर्मपाल में युद्ध हुआ, प्रश्न कैसे आएगा कि पाल शासक धर्मपाल का किस प्रतिहार शासक के साथ युद्ध हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा वत्सराज। या वो प्रश्न पूछेगा पाल शासक धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज में एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उसमें कौन जीता या कौन हारा, ये प्रश्न करेगा। तो ये तो कभी नहीं जीते ना, तो इस युद्ध में कौन जीत गया, ये जीत गया। हार पूछे तो इसकी हार हो गई, ठीक है। अब इसका अधिकार कहाँ है, कन्नौज पे है, तो इधर से कौन चला, फिर इधर से फिर ध्रुव चला, और ध्रुव का युद्ध किससे होता है, वत्सराज से। अब देखो कौन जीता, अब इसकी जीत हो गई, क्योंकि प्रारंभिक जीत किधर होती है, इधर होती है। तो पहली श्रृंखला में वत्सराज धर्मपाल का युद्ध वत्सराज जीत गया, वत्सराज ध्रुव का युद्ध कौन जीत गया, ध्रुव जीत गया। अब देखो दोबारा से नागभट्ट क्या करता है, पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। नागभट्ट द्वितीय को कहा जाता है कन्नौज शाखा का संस्थापक, क्योंकि ये जब कन्नौज पर अधिकार कर लेता है उसके बाद में जब तक गुर्जरों का पतन नहीं होता तब तक कन्नौज पर इनका अधिकार लगभग रहता है। तो जैसे ही नागभट्ट दोबारा से कन्नौज पर अधिकार कर लेता है तो फिर से धर्मपाल यहां आता है और धर्मपाल के साथ किसका युद्ध होता है, नागभट्ट द्वितीय का। अब फिर वही प्रश्न, कौन जीता, नागभट्ट द्वितीय जीतता है, और नागभट्ट जीतते ही परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि है वो धारण कर लेता है, जिसकी बात भी अपने नेक्स्ट वीडियो में जब ये करेंगे तब करवाएंगे। अब क्या होता है, नागभट्ट द्वितीय का युद्ध होता है गोविंद से, गोविंद तृतीय से। कौन जीतेगा, गोविंद तृतीय जीतेगा, क्योंकि प्रारंभिक जीत इनकी होती है, नागभट्ट क्या हो जाता है, हार जाता है। इसके बाद में मिहिर भोज क्या करता है, मिहिर भोज प्रतिहारों में सबसे प्रतापी शासक था। वो न केवल पाल शासक नारायण पाल, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, इसके अलावा वो राजस्थान और बुंदेलखंड के लगभग सभी शासकों को पराजित कर देता है, सभी शासकों को पराजित कर देता है। तो वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज, धर्मपाल नारायण पाल और ध्रुव गोविंद तृतीय और कृष्ण द्वितीय। चाहे तो ऐसे याद रख लीजिए, चाहे ऐसे याद रख लीजिए, वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव तीनों आ जाएंगे, किस किस का युद्ध हुआ पता लग जाएगा। दूसरी बार में नागभट्ट, धर्मपाल, गोविंद तृतीय। तीसरी बार में मिहिर भोज, नारायण पाल और कृष्ण द्वितीय। कौन जीता कौन हारा वो आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। ये कभी नहीं जीते, प्रारंभिक जीत इनकी और निर्णायक जीत इनकी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज और मिहिर भोज की बात करेंगे। उसके बाद में मेवाड़ में भी उस समय मुस्लिम आक्रमण का विरोध हुआ, तो मेवाड़ में अपने बप्पा रावल की बात करेंगे और मुस्लिम आक्रमण में अपने पृथ्वीराज चौहान और रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान की बात आगे के वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।